कासमाबाद की शहीदी धरती पर जहूराबाद विधानसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का आगमन होता है। निर्धारित समय से होते हैं लेट, लेकिन जब मंच की कमान संभालते हैं तो पूरे लय में नजर आते हैं। लय भी ऐसा जिसके लिए वो जाने नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत धीमे बोलते हैं, लेकिन आज पूरी लय में नजर आ रहे थे। होना भी चाहिए लय में। उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, इसको जानने की जरूरत है। जहूराबाद जो पिछले 3 दिनों से पूरे क्षेत्र में इंद्रदेव का कहर बनता जा रहा था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मानो इंद्र देवता ने ये तय कर लिया हो कि आज कासमाबाद की नेशनल इंटर कॉलेज की धरती पर आज कहीं न कहीं बारिश का साया पूरी तरह से पड़ने ही देना है। लेकिन शिव प्रताप सिंह और राम प्रताप सिंह और उनकी टीम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पसीने ने पूरी तरह से बैक फुट पर कर दिया इस बारिश को, और कहीं न कहीं कार्यक्रम को धूप खिलती है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी उम्मीद जहूराबाद वासियों ने नहीं किया था कि इतनी बारिश के बावजूद भी इतनी जबरदस्त भीड़ होगी। लेकिन दिनेश शर्मा ने भीड़ क्या देखी, भीड़ की लय क्या देखी, भीड़ की रौ क्या देखी कि खुद लय में नजर आते दिखे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, योगी सरकार और मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करना नहीं भूले, चाहे वो शौचालय का रहा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का रहा हो। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी जो कहा करते थे कि 100 रुपया भेजो तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, ठीक उसके उल्टा नरेंद्र मोदी की सरकार अगर 100 रुपया भेजती है तो 100 रुपया जाता है। ऐसी बात कही दिनेश शर्मा ने। योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों पर हंटर 18 अरब की संपत्ति पर बुलडोजर चलना, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सीधे सीधे यह संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नहीं, जितने अपराधी हैं उनके ऊपर हंटर चलने वाला है, और अपराधियों ये कहने पर मजबूर होंगे कि योगी बाबा माफ करो, जिंदगी में ऐसा कर्म नहीं होगा। साथ ही डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आयोजक मंडल को सराहा, जिनकी टीम के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी जिला के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफल हो पाया। इस दौरान मंच पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिन्होंने कमान संभाली थी इस कार्यक्रम की, वो भी पूरे रौ में नजर आ रहे थे। चूके नहीं वो हमला करने से, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान जहूराबाद विधायक पर हमला करने से बचे। इसकी चर्चा सियासी हलकों में बड़ी तेजी के साथ तैर रही थी। कहीं न कहीं मंच पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 2 विधायिका सुनीता सिंह और अलका राय तो दिखाई दे रही थी, लेकिन संगीता बलवंत का कहीं अता पता नहीं था। जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा राजेश भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश राय सहित इतवारी राजभर सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मैदान में डटे रहे। न धूप की चिंता, न बारिश की चिंता। चिंता तो थी केवल अपने नेता को सुनने की, और वो दिखा भी। फिलहाल जहूराबाद की सियासत में ये बाजी तो पलटेगी कि नहीं पलटेगी, सिंह बंधुओं के हाथ क्या लगेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर दिनेश शर्मा के इस उद्घोष से कहीं ना कहीं जहूराबाद की सियासत गर्म हो चुकी है। न्यूज़ 24 HD के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने जो लोटा लेकर माताएं बहनें सड़क के किनारे लघु संख्या के लिए खड़ी होती थी, उनके लिए घर घर शौचालय का निर्माण करा दिया। वो हमारा गांव के अंदर शौचालय होगा किसी ने सोचा ही नहीं था। गांव के अंदर शौचालय, और गांव की महिलाओं के लिए वो जो गैस का कनेक्शन घर घर देने का, मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का अभियान चला। बदल गया वातावरण। आज गांव के अंदर सड़क का निर्माण हो रहा है, आज गांव के अंदर बिजली का कनेक्शन हो रहा है। मैं आपको एक विधायक जी का किस्सा बताऊं, यही बहुत पहले का किस्सा है। एक पार्टी से वो बनते थे, और बनने के बाद क्या होता था, वो अगले बार फिर चुनाव जीत जाते थे। मैंने कहा विधायक जी
जब मोदी जी की सरकार आई वो बड़े बुरी तरह हार गए और लखनऊ में मुझे बेचारे मिल गए, रिक्शे में जा रहे थे। मैंने कहा विधायक जी आप तो चुनाव जीत जाते थे, अब की चुनाव हार कैसे गए? बोले डॉक्टर साहब किनारे आ जाओ। जब मैं किनारे पहुंचा बोले ये मोदी जी ने सब बेड़ा गर्क कर दिया। हमने कहा किया क्या मोदी जी ने? बोले हम लोग करते क्या थे कि जहां चुनाव आता था तहां सीमेंट के बने हुए 8-10 खंबे खरीद लेते थे गांव से, गांव के लिए, और ले जाकर लड़िया पर गांव के अंदर गिरा देते थे और मांग करते थे कि हमारे गांव में बिजली आएगी आएगी आएगी, हमारी मांग पूरी करो पूरी करो। तब तक 2 ऑफिसर अपने आदमी आते थे, जूस पिलाकर खत्म कर देते थे और नेताजी की मांग कि अब की चुनाव जीते तो बिजली आएगी। अगले बार चुनाव आता था तो पुराना पड़ा हुआ तार लेकर गांव में गिरा देते थे और फिर कहते थे कि अब की बिजली आने वाली है आने वाली है आने वाली है, फिर चुनाव जीत जाते थे। मैंने कहा नेताजी इससे किस्से से मतलब क्या है? बोले मोदी पहले जेई के वहां जाते थे, डांट कर भगा देता था, अब वही बिजली के कनेक्शन के लिए घर घर गांव गांव पहुंचने का काम करता है कि बिजली का कनेक्शन आपके गांव में हो जाए। ये बदला हुआ स्वरूप नहीं है। पहले गांव में बिजली आती थी तो ये समाचार बनता था। आज जब 18 घंटे बिजली आती है तो गांव के नागरिक को भी लगता है कि शहर का वातावरण बना है। भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों के लिए काम क्या किया। अगर देखो पिछली सरकारों ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया था। अभी अनिल राजभर जी बता रहे थे, परिचय करा रहे थे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य का। यही अनिल राजभर हैं जो कूद कूद कर उछल उछल कर पैर छू छू कर हाथ जोड़ जोड़ कर मांग कर रहे थे कि आदरणीय योगी जी यहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, मोदी जी संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। और इनकी मांग को मानते हुए पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया है। ये कब नहीं है मेरे भाई, ये संवैधानिक दर्जा पिछड़ों को अधिकार दिलाएगा, पिछड़ों को सुविधा दिलाएगा, पिछड़ों का उत्पीड़न रोकेगा। इसलिए दूसरे दल लाना नहीं चाहते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है जिससे हम पिछड़ों के हितों की रक्षा कर सके। ये लोग जो पिछड़ों का आज पिछड़ा बनकर बड़े बड़े गांव में पता चलता था कि जितना बिजली आई तो कहां आई, सैफई में आई। अगर कोई बना नेता बना तो कहां का बना, इटावा में एक बिरादरी। मैं किसी बिरादरी को नहीं कह रहा हूं, हमारा यादव बंधु भी आज समझ गया है और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख यादव समाज से जीत कर आए हैं और राष्ट्रवाद के आधार पर काम करना जानते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, किस जाति को नहीं मिले, किस धर्म के लोगों को नहीं मिले, सभी जातियों को मिले, सभी धर्मों के लोगों को मिले। 44,000 विद्यार्थियों को 10वीं के बाद की छात्रवृत्ति दी थी। बीजेपी की सरकार आई उतने ही समय में 4.5 वर्षों में हमने 20,22,000 को हमने कंप्यूटराइजेशन के लिए अलग से प्रशिक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया है। हमारा उद्देश्य यह है कि झोपड़ी में रहने वाला किसान भी आम लोगों की तरह पक्के मकान में रह सके। हमारा यह सपना है प्रधानमंत्री का कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। इसीलिए एमएसपी का जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य है 2 बार बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। आज बटन दबाते हैं 6,000 रुपए की सम्मान राशि खाते में पहुंच जाती है। कोरोना का समय आया, कोरोना के समय 1,000 रुपए जो हमारे रेवड़ी वाले हैं, हमारे दुकानदार हैं, हमारे सड़क के गरीब अत्यंत गरीब लोग हैं, 1,000 रुपए मैंने उनके खातों में अपने आप पहुंचने लगा। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके खाते में कोरोना के समय 1,500 रुपए अपने आप उनके जनधन खाते में पहुंच गए। ये चमत्कार नहीं है क्या? पहले के लोग जब महामारी आती थी, डेंगू आया, कहने विदेश से टीका खरीद लाओ, मलेरिया आया, विदेश से टीका खरीद लाओ,
चेचक आई तो कहेंगे देवी जी आ गई, टीका अमेरिका से और जापान से खरीद लाओ और महंगे दामों पर यहां पर लोगों को लगा दो। अभी कोरोना आया, अभी अलग बात है, कोरोना आने के बाद ये बड़े बड़े नेता जो विपक्ष के थे अपने घरों में दुबक गए। एक दिल्ली के नेता और एक बेटी है, वो ट्विटर दिल्ली से खेल रही थी। एक उत्तर प्रदेश के धरती पुत्र के पुत्र बीजेपी की वैक्सीन को नकली वैक्सीन, बीजेपी की जो यहां की वैक्सीन थी बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे। ये वैक्सीन बीजेपी की कैसे हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे महान वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने का काम किया। दुनिया के सारे बड़े बड़े देश देखते रह गए और ये भारत देश अकेला देश है जिसमें मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम कोरोना में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, ये 74,000 जो निगरानी समिति योगी जी ने बनाई है, ये गांव जाकर मेडिकल किट सरकार की तरफ से बांट रही थी। संगठन की सेवा है ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। हमारी बीजेपी के कई लोग कोरोना में दिवंगत हो गए, 7 एमएलए दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। 3 मंत्री हमारे नहीं रहे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने अपने जनता की सेवा का काम नहीं छोड़ा। ये बीजेपी की वैक्सीन कहने वाले नेताजी लोग और उनके कार्यकर्ता कहां गायब हो गए थे जब कोरोना आया था? ये बहन जी कहां चली गई थी जो आज जाति के सम्मेलन करके जगह जगह लोग जातियों का सम्मेलन करके जा रहे हैं जनता के बीच में? ये दिल्ली के नेता जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो नौका विहार करने के लिए, राजनीतिक पर्यटन यात्रा करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और जब चुनाव आ जाए तो हैदराबादी बिरयानी वाले भाईजान के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी को भगा दो। इनका षड्यंत्र करने वाले लोग आपके बीच में आ जाए। ये कौन लोग हैं जो योगी जी और मोदी जी को हटाने के लिए रूप बदल रहे हैं? कभी ये किसान तो हमारा अन्नदाता है, उसके रास्ता बंद है। मैंने कहा रास्ता क्यों बंद है? बोले सरकार ने बंद रखा है। आज यहां पर मसूद गाजी है, उनकी मजार पर आज उर्स हो रहा है। मैं कभी हिंदू और मुसलमान भेद नहीं करता और मैं मानता हूं कि इस धरती पर, इस भारतवर्ष की व्यवस्था में अब्दुल कलाम ऐसे लोगों का योगदान रहा है, अब्दुल हमीद और अशफाकुल्ला खां ऐसे लोगों का रहा है। लेकिन जब मैंने उसका सुना कि मसूद सालार गाजी के नाम का जो आक्रांता थे, उनका नाम लेकर यहां पर मेला लगाया जा रहा है, सरकार इंतजाम कर रही है, तो मैंने पूछा कि यहां तो महाराजा सुहेल ने उस विदेशी आतंकियों को, आक्रमणकारियों को यहां पर परास्त किया था और उनको मौत के घाट उतारा था। उनका मेला नहीं लग रहा क्या? बोले साहब उसके लिए जा नहीं सकते वहां पर। मैं कहा कैसे हो सकता है? जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से कहा कि हाँ, हम लोग एक मेला लगाना चाहते हैं, सालार मसूद गाजी के नाम पर नहीं, महाराजा सुहेल देव के नाम पर। हम लोगों को अनुमति नहीं मिली। जो महाराजा सुहेल देव के नाम पर कार्यक्रम करना चाहते थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। इत्तेफाक हुआ, सरकारें बदली और माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुझे पर्यटन का चेयरमैन बनाया गया और मैं फिर पहुंचा। और जब पहुंचा तो भाजपा की सरकार राष्ट्रवादियों की सरकार थी
उन्होंने बिल्कुल अनुमति दे दी कि जाओ आप लगाओ। और जब हम लोग वहां पहुंचे तो लोगों ने कहा ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, महाराजा सुहेलदेव के लिए कैसे इसमें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो हजारों हजार लोग वहां पर पहुंच गए। एक तरफ विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर तमाम चीजें बनी हुई वहां पर तैयार थी, लेकिन महाराजा सुहेलदेव के नाम पर कुछ नहीं था। हमने तत्काल वहां पर 12 लाख रुपए देकर वहां पर एक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक हॉल को बनवाने का काम किया। आप जाकर देख सकते हो। पर सबसे पहले तब ये बड़े बड़े नेता जो आज विरोधी दलों में बैठे हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, एक भी नेता की आवाज महाराजा सुहेलदेव को नाम को लेकर नहीं उठी थी। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय कल्याण सिंह जी को। उन्होंने कहा कि अब हर साल मेला लगेगा, जाओ। और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर हर साल एक तरफ अगर सलार मसूद गाजी का उत्सव होता था तो दूसरी तरफ महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो राष्ट्रवादी लोग थे वो इकट्ठा हुआ करते थे। बाद में प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, अनिल राजभर ऐसे लोगों की मांग पर उन्होंने वहां पर डाक टिकट को जारी किया। आज करोड़ों करोड़ रुपया, ये तो बता सकते हैं कितने करोड़ दिया अनिल जी, बताओ। 56 करोड़ रुपया, यानी 56 इंच की छाती वाले ने स्मारक के लिए 56 करोड़ रुपए दे डाला महाराजा सुहेलदेव के स्मारक के लिए। ये पहले क्यों नहीं हुआ? कि आज राजभर समाज की चिंता करने वाले जो तमाम तरीके के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? प्रदेश को बांटना। क्यों बांटना चाहते हैं? सलार मसूद गाजी भी आए थे तो यहीं के लोगों में विभाजन करके वो आपस में लड़ाते थे। अंग्रेज आए, वो भी यहीं के लोगों को लड़ाने लगे। लेकिन जो समाज का कुचला, दलित, पिछड़ा लोग था, उन लोगों ने अंग्रेजों का भी मुकाबला किया और मुगलों का भी मुकाबला किया। ये विभिन्न प्रकार से आए हुए ये तुर्क, ये मुगल, ये अफगानी, जो भी यहां पर आए थे, सबका मुकाबला इन जातियों ने किया जिनको आज हम अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं। इन लोगों के इतिहास इतना गौरवशाली इतिहास था कि अंग्रेज डर गए थे। हमारे महाराजा बिजली पासी के जो वंशज हैं, लखना पासी के जो वंशज हैं, लखनऊ में एक तरफ जो पासी समाज था वो अंग्रेजों का दांत खट्टे कर रहा था, तो बलिया से लेकर मऊ से लेकर आजमगढ़ तक का जो राजभर समाज के लोग थे वो अंग्रेजों का दांत खट्टा कर रहे थे। ऐसे बहादुरों के समाज के बीच में आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। आज से पहले इन लोगों ने चिंता क्यों नहीं की थी? दलित और पिछड़े का, अनुसूचित और पिछड़े का जब ये वोट हासिल करना होता था तो अनुसूचित और पिछड़े के वोटों की राजनीति करके वोट हासिल करते थे, काम उनके लिए नहीं करते थे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो इनका इतना बड़ा कद है कि आज दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में किसी का नाम आता है तो आपके देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है। प्रधानमंत्री के बनने के बाद यही लोग कहने लगे, अरे बीजेपी वालों ने तो एक पिछड़े नेता को प्रधानमंत्री बना दिया, पिछड़े वर्ग के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी अगड़ा और पिछड़ा नहीं करते, मोदी जी अनुसूचित और पिछड़े में लड़ाई नहीं लगवाते। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे, और यही बात उन्होंने योगी जी को कहा। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी को बनाया ना मुख्यमंत्री, तो संत की कोई जात नहीं हुआ करती। संत तो सबके लिए होता है, उसका अपना कुछ होता ही नहीं है। और संत किसी से डरता भी नहीं है।
माफियाओं की सवारियां निकलती थी पिछली सरकारों में, और जब सवारी निकलती थी तो थाना भी शिफ्ट पड़ जाता था, तो थाना अध्यक्ष भी बेचारा लुक जाता था, कहीं माफिया और उसके गुर्गों की गालियां ना पड़े उस पर, कहीं उसका अपमान ना कर दे, बेचारा छिप जाता था। थाने के अंदर घुसकर क्षेत्राधिकारी डिप्टी एसपी तक की हत्या हो जाती थी और हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता था। आज क्या हालत है? बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर, और इन माफियाओं की 18 अरब रुपए की संपत्ति उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार के योगी बाबा ने उसको न केवल ध्वस्त किया, जब्त किया, बल्कि इन अपराधियों के खिलाफ कठोर कानून बनाकर कठोर कार्रवाई करा। आज आपने तमाम अपराधी और माफियाओं को देखा होगा, जेल से बाहर अगर निकल आते तो तख्ती लगा के, छाती पर तख्ती लगा के, जो पहले छाती ठोक ठोक कर कहते थे, थाना अध्यक्ष से लेकर गरीब और जो कमजोर लोग होते थे उनको ललकारते थे। वसूली और अपहरण जिनका उद्योग बन गया था, आज छाती पर तख्ती लगा के कहते हैं, योगी बाबा माफ करो, योगी बाबा माफ करो, योगी बाबा माफ करो। ये बदला हुआ तुम्हारा समाज है, और दहाड़ते हुए योगी बाबा बोलते हैं कि अब उत्तर प्रदेश का माफिया या तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर चला जाए, नहीं तो उसको उत्तर प्रदेश से और हम यहां से छुड़वाना जानते हैं। वो कहां जाएगा ये वही जानेगा। आज कितने लोग का पुलिस ने ठीक से मुकाबला कर दिया है। आज अपराधी कांप रहा है और आम जनता आज चैन की नींद सो रही है। ये बदलाव नहीं है क्या मेरे भाई? मैं पहले आता था तो इन्हीं पूरब के क्षेत्रों से जब गुजरता था सड़क मार्ग के द्वारा कार्यक्रमों में, तो हमारी बहनें, हमारे माताएं और बेटियां शाम होते ही हाथ में लोटा लेकर खड़ी हो जाती थी। मैंने एक बार ऐसे ही पूछा यहाँ के जिला अध्यक्ष से कि भैया ये शाम के सामने, तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये अपने सम्मान के लिए हमारी बहनें खड़ी हुई हैं। ये रात का अंधेरा हो जाए जिसे लघु शंका कर सके, ये दैनिक क्रिया से निवृत्त हो सके, इसके लिए अंधेरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देश की आजादी के 70 साल बीत गए, किसी ने माताओं और बहनों के लिए क्यों नहीं सोचा? ये गरीबों के लिए सरकार बनना के आते थे, ये पिछड़ों की सरकार से बनते थे, ये अनुसूचित के वोट से बनते थे, लेकिन ये लोग गरीबों के लिए काम क्यों नहीं करते थे? मोदी जी आए तो मोदी जी ने सबसे पहले कहा 15 अगस्त को, जब उन्होंने कहा भाइयों बहनों सबके जनधन खाते खुलेंगे और कोई पैसा नहीं देना होगा, तो लोगों ने कहा मोदी जी ने नई बात कौन सी कह दी। लेकिन पता चला था 130 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोगों के भी बैंक के खाते नहीं थे। जब फ्री में खाते कर दिए तो 50 करोड़ लोगों के खाते खुल गए बैंक में। तब भी लोगों को नहीं पता चला क्या होगा। बाद में याद आया जब फसलें नष्ट होने लगी, पानी बरसा, सूखा कुछ जगह पे पड़ा बुंदेलखंड में, और उनको आपदा राहत देना था, तो तुरंत जो हमारा आधार कार्ड था उसको लिंक कर दिया गया, जोड़ दिया गया जनधन खातों से, और प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाया और जितने जनधन खाते थे, जो गरीबों के खाते थे, उनमें फसल का मुआवजा का पूरा रिकॉर्ड उनके पास में था, उनके खाते में सारा पैसा 100 का 100 रुपए पहुंच गया। अब वो राजीव गांधी जी ऐसा बयान नहीं करने की जरूरत थी कि 100 रुपए भेजते हैं और 15 रुपए पहुंचते हैं खाते में गरीबों के। अब मोदी जी और योगी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 रुपए उनके खाते में पहुंच जाते हैं। ये परिवर्तन है मेरे भाई। ये हमारी अम्मा, ये हमारी बहनी, ये सब लोगों के मां, गांव में चूल्हा में लकड़ी, पानी बरस गया तो गीली लकड़ी,
लकड़ी लेना है तो जंगल जाओ, जंगल जाके जब लकड़ी लाओ और लकड़ी लाने के बाद में जब फूंको फूकनी से तो पता चला धुआं पूरे घर में फैल गया और दमा के मरीज से लेकर तमाम रोग हमें हो गया है।